रेडी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले पीरियड में हमने मैथ फर्स्ट का एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया था, सेट। आइए इस पीरियड में मैथ सेकंड का पहला चैप्टर जिसका नाम है नुक्ता इल्मे इंसा की बुनियादी तसव्वुरात, जिसके नाम है इल्मे इंसा के बुनियादी तसव्वुरात, इल्मे इंसा के बुनियादी तसव्वुरात। इसमें तीन चीजें आती। पहली चीज आती नुक्ता, दूसरा है खत और तीसरा है मुस्तवी। अभी देखिए आप इधर नुक्ते की तारीफ और खत की तारीफ हम बयान नहीं कर सकते। नुक्ता अगर आपने पेंसिल ऐसे रख के उठा दिए तो ये बन गया नुक्ता, ठीक है। खत से मुराद यहाँ हमेशा सीधा खत रहेगा, खत मुस्तकीम, एकदम सीधे वाला खत, ऐसा। और ये दोनों का तीर के निशानों का मतलब होता है कि ये दोनों जो सिमते हैं, दोनों सिमतों में लामहदूद है। इधर भी इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, इधर भी लंबाई ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद है मुस्तवी। मुस्तवी बोले तो प्लेन, प्लेन यानी एक सतह। जैसे ये ब्लैक बोर्ड पूरा एक मुस्तवी बना हुआ है, तो ये पूरी एक सतह है, तो मुस्तवी यानी सतह, प्लेन। तो ज्योमेट्री में ऐसा तो सब माना जाता है इल्मे इंसा में कि ये सब चीजें बेशुमार नुक्तों से मिलकर बनी हुई है, या बेशुमार नुक्तों का एक सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले रोशनी डालेंगे तो इसके नाम पे, तो इल्मे इंसा का जो नाम है ज्योमेट्री, तो ये एक यूनानी जुबान का, पुराने यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसको लिया गया ज्योमेट्री को जियो, जियो यानी जमीन, जो कहां से लिया गया, जियो, जियो का मतलब है जमीन, और मेट्रॉन यानी नापना, पैमाइश। मेट्रॉन यानी नापना या पैमाइश, तो यहां से लिया गया जमीन की पैमाइश। जब जमीन की पैमाइश की बात आई पुराने जमाने में, जब से ये इल्म चला आ रहा, आपके बुक के सबक पेज नंबर 1 पर ही दिया उसने, बहुत सारे रियाजीदानों के नाम है उसमें, बहुत सारे हमारे भारतीय रियाजीदान भी है, आर्यभट्ट वगैरह, तो बहुत सारे रियाजीदानों ने इसमें अपना अपना जो है पार्ट निभाया और इसकी मालूमात हम तक पहुंचाई। इस सबक में जैसा मैंने आपको बताया कि हम खास तौर से पढ़ेंगे नुक्ता, खत और मुस्तवी, ठीक है। तो इसकी तारीफ हम बयान नहीं कर सकते, तो इसकी तारीफ आप नुक्ता सबको मालूम है, खत मैंने बता दिया, मुस्तवी बता दिया। आइए उसके बाद देखते क्या दरमियानियत। उससे पहले एक चीज और, नुक्ते के मुहद्दिद और फासला। अभी हम सबको मालूम है अददी खत हम सबसे जानते, ये अददी खत है, बीच में फर्ज करो सिफर है, इधर सीधे हाथ की तरफ जमा वाले अदद रहते, उल्टे हाथ की तरफ वजा वाले अदद रहते, ठीक है। अभी ये ओ है, ये ए बी सी डी ई एफ, तो नुक्ते का मुहद्दिद। अब अगर एक नुक्ता बी है तो बी कौन से अदद पर है, 2 पर, तो ये हो गया बी का मुहद्दिद 2। सी कौन से अदद पर है, सी है 3 पर, तो सी का मुहद्दिद 3। डी कहां पर है, वज़ा 1 पर, तो डी का मुहद्दिद वज़ा 1। तो इस तरीके से नुक्ता और मुहद्दिद है। फासला मालूम करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे कि बड़े अदद में से छोटे अदद को वज़ा कर देंगे, हमेशा बड़े अदद में से छोटे अदद को वज़ा कर देंगे, फासला मालूम हो जाता है। एकदम आसान जुबान में बता रहा, फासला मालूम करने का आसान तरीका बड़े अदद में से छोटे अदद को हमेशा वज़ा कर देने का, और इसको कभी उल्टा नहीं करने का, क्योंकि छोटे अदद में से अगर बड़ा अदद वज़ा करेंगे आप तो जवाब जो है वो मनफी आएगा, वज़ा में आएगा, और फासला जो है
फासले की पैमाइश हमेशा मजबूत रहती है, मंफी नहीं रहती। अब दूसरी बात याद रखने का कि ये बीच में अदद खत में सिफर है, सिफर के इस तरफ सब मजबूत वाले अदद है, मतलब ये जितने भी अदद है ये सब सिफर से बड़े हैं, और सिफर के उल्टे हाथ की तरफ मंफी वाले अदद है, मतलब ये कि ये जितने भी अदद है ये सिफर से छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं दरमियानियत। अभी दरमियानियत बोले तो दरमियान से बना दरमियानियत, दरमियान यानी बीच में, बिटवीन। तो इसकी तीन सूरतें हो सकती, कैसी तीन सूरतें होंगी कि अगर पी क्यू आर तीन हम कठिन नुकात है, हम कठिन नुकात यानी एक ही खत में वाक़, तो इसकी तीन सूरतें होंगी पी क्यू आर। अगर ये वाली सूरत है तो इसको बोलेंगे कि क्यू जो है पी और आर के बीच में है, तो इसको लिखते पी डैश क्यू डैश आर, मतलब पी जो है क्यू और आर के बीच में है। दूसरी वाली सूरत में अगर मैंने लिखा कि पी क्यू पी आर, इसका मतलब ये हो गया कि पी जो है वो क्यू और आर के बीच में है, मतलब क्यू डैश पी डैश आर। तीसरी वाली सूरत में हम लिखेंगे कि पी आर क्यू, मतलब आर जो है वो पी और क्यू के बीच में है, इसको हम लिखेंगे पी डैश आर डैश क्यू। तो ऐसी तीन सूरतें होती। ठीक है, दरमियान में आने के लिए तीन सूरतें हैं। फासले का मैंने आपको बता दिया। इससे मजीद अगर आपको समझना है तो आप किताब का पेज नंबर 1 और 2 गौर से पढ़िए। उसके बाद हम देखते हैं मश्क नंबर 1.1। दिए हुए अददी खत के मौजूद की मदद से फासला मालूम कीजिए। आपको एक अधिक अददी खत दिया हुआ है, उसकी मदद से आपको फासला मालूम करना है। तो वो अददी खत मैं बना देता हूँ 1 से 6। देख लो इधर, ये वाला अददी खत है, यहाँ बीच में सिफर है, इधर है 1 2 3 4 5 6, इधर है -1 -2 -3 -4 -5। अभी इसके मौजूद दिए हुए हैं ओ, ये ओ, ये ए बी सी डी ई एफ, और इधर दिया हुआ है एच जे के पी क्यू, एच जे के पी क्यू। अभी आपको बोला, पहला फासला बोला इसने, जब फासला मालूम करते हैं आप दो नुकात के दरमियान तो ऐसा लिखते, ये डी, फासले को इंग्लिश में बोलते डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसलिए उसको डी से जाहिर करते, स्मॉल डी से। तो बी और ई का फासला मालूम करना है आपको, बी डैश ई लिखते, मतलब बी से ई तक का फासला कितना है आपको मालूम करना है, या बी से ई तक की लंबाई कितनी है आपको मालूम करना है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते, या इसको ऐसा भी लिख सकते, एल बी ई यानी बी से ई तक की लंबाई, डी लगाए तो बी से ई तक का फासला, दोनों तरीकों से आप लिख सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको मालूम करना है। तो मैंने आपको एकदम आसान जुबान में बताया था कि अगर फासला मालूम करना है दो नुकात के दरमियान तो छोटे बड़े अदद में से छोटे अदद को अदा कर देना है। तो यहाँ बी का मौजूद देखना है कितना है 2 और ई का कितना है 5। तो ई वाले मौजूद में से 5 + 2 तो कितना आ गया 3। अगर आप गिनेंगे बी के पास से तो 1 2 3, तीसरे वाले मुकाम पर ई है। ठीक है, अददी खत से भी। दूसरा आपको उसने पूछा डिस्टेंस ऑफ जे ए, दूसरा है डिस्टेंस जे, ए। तो यहां देखो
डिस्टेंस जे कॉमा ए बराबर, अभी ए का है 1, बड़े में से छोटे को वजा करेंगे, और जे का है -2, तो -2 जो है ये 1 से छोटा है, तो 1 वजा 2 ऐसा लिखेंगे। वजा ये जो अपन वजा करते हैं और ये वजा हद के साथ है, तो ये हो जाता, ये बराबर है 1 वजा वजा जमा 2, 1 जमा 2 बराबर कितना 3। तो जे से ए तक का फासला कितना है 3। अगर गिनेंगे आप ए से तो 1 2 3, तीसरे पर जे, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा है पीसी, डिस्टेंस ऑफ पीसी, तो पी से सी से पी तक का फासला, तो सी वाला देखेंगे पहले कहां पर है, सी पर कितना मौजूद है, देखिए कितना है 3, तो ये सी पर 3 वजा पी, तो वजा पी पे वजा 4 है, तो वजा वजा 4, तो ये वजा वजा क्या हो जाती जमा, तो पी जमा 4 कितना 3 जमा 4 7, तो पी से सी से पी तक का फासला 7 है, तो ये सी से देखने का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद चौथा है चौथा आपको पूछा उसने JH, डिस्टेंस JH, J, H, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे, डिस्टेंस फासला H से J तक का फासला, तो H का मौजूद कितना है वजा 1, वजा J का मौजूद कितना है वजा 2, तो वजा 2, अभी देखो ये वजा 1 वजा वजा जमा 2, अभी अलामत अलग अलग है, मैंने आपको पहले बोला था, तो अलामत अगर अलग अलग है तो वजा होती 2 में से 1 गया 1, बड़े अदद की अलामत लगती, तो ये देखो ये H से J तक का फासला 1 आ गया, तो डिस्टेंस या H से J तक का फासला कितना है 1। इस तरीके से पूरे सवाल हल कीजिए, ठीक है। बाकी के सवाल हम सब में इसके एक छोटी सी बात याद दिला देता है, ये सवाल हल करने से पहले जो कि मैंने आपको एकदम शुरू में बताया था, 2 अदद की अगर आप जमा करें, दो अदद की अगर आप जमा कर रहे, पहला भी अदद जमा का दूसरा भी जमा का, तो जमा होंगी, क्या होंगी, पहला अदद वजा का दूसरा भी वजा का, तो वजा होंगी, क्या होंगी, अगर पहला वजा का दूसरा जमा का तो भी वजा होंगी, और पहला वजा का दूसरा भी वजा का तो जमा होंगी। अब एक थोड़ा सा समझ लो, अगर एक जैसी अलामत है, ये जमा जमा ये वजा वजा, तो क्या होती जमा होती, ठीक है। अलामत अलग अलग है तो क्या होती वजा होती। समझ में आ गई बात, अलामत एक जैसी है तो जमा करने का, अगर अलामत अलग अलग है तो क्या करने का वजा करने का। कब, जब आप 2 अददों की जमा या वजा कर रहे तब। और सबसे काम की बात, क्या अलामत उसकी लगेगी जवाब में, जवाब में बड़े अदद की अलामत लगेगी, इसकी अलामत लगेगी बड़े अदद की अलामत लगेगी, ठीक है। तो याद रखने का, जवाब में बड़े अदद की अलामत लगेगी, जैसा कि हमने बताया, ये वाला जो उसूल है याद रखने का। उसके बाद देखो दूसरा सवाल है कि मौजूद ए एक्स के बराबर है और बी अगर वाई के बराबर है, तो ए बी का फासला मालूम करना है। मौजूद ए बराबर एक्स और बी बराबर अगर वाई है, तो ए बी का फासला आपको मालूम करना है। हर सूरत में अलग अलग सूरत ही दिया उसमें से पहली वाली सूरत दिया कि x बराबर 1 और y बराबर 7,
तो x बराबर 1 और y बराबर 7। तो ऐसी वाली सूरत में ए बी का फासला डिस्टेंस ए बी बराबर ये बराबर रहेगा डिस्टेंस एक्स वाई। अभी 7 वजा 1, 7 में से 1 गया तो कितना 6। ठीक है, दूसरी वाली देखो, दूसरा x बराबर 6 और y बराबर वजा 2। दूसरे में x बराबर 6 और y बराबर वजा 2। तो अपने को ये भी मालूम करना है a से b तक का फासला। तो यहाँ a बराबर x था, तो यहाँ x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है वजा 2। तो 6 वजा 2, तो 6 वजा वजा जमा 2, तो 6 जमा 2 बोले तो कितना 8। इस तरीके से इसके भी पूरे सवाल हल करने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 जो है वो दरमियानियत का सवाल है। पहले आप इतना कर दो, सवाल नंबर 3 कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जब तक के लिए 1 और 2 करिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने उसूल बताया जमा वाले, वो भी उसूल याद रखिए। 2 वजा 2 की जमा करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता, और जिसको कुछ डिफिकल्टी गई तो वो ग्रुप में डाल सकता। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।